आइए अब आपको दिखाते हैं दिन भर की और बड़ी खबरें फटाफट। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के 46 घंटे बाद आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। रविवार को अंधेरा शुरू होने की वजह से ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था। अधिक ऊंचाई और दुर्गम पहाड़ी होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच आज रस्सी टूटने की वजह से एक महिला जमीन पर गिर गई। उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इसकी वजह से कुछ देर के लिए ऑपरेशन को रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया था। हवा में लटकी केबल कारों से करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसे में कुल 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी ने विधान परिषद के चुनाव में भी परचम लहराया है। बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया है। इस चुनाव में प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है। बीजेपी के अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उनके घर में नजरबंद किया गया है। बताया जा रहा है कि वो शोपियां में आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित के घर उनका हालचाल जानने के लिए आज रवाना होने वाली थीं। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर लिया। महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि आज उन्हें नजरबंद कर दिया गया है क्योंकि वो शोपियां में कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने जाना चाहती थी। आपको बता दें कि पिछले महीने कश्मीरी पंडित दुकानदार बालकृष्ण भट्ट पर आतंकियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के नाम मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने समन जारी किया है। दोनों को कल यानी 13 अप्रैल को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की तलाश में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी आज उनके दफ्तर पहुंचे। पुलिस को INS विक्रांत को संरक्षित करने के लिए जमा चंदे में कथित घोटाले के मामले में किरीट सोमैया की तलाश है। आपको बताएं, किरीट सोमैया की अंतरिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट में खारिज हो चुकी है। पंजाब में फ्री बिजली देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सूबे के अफसरों की दिल्ली में एक बैठक ली। इस बैठक में न तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए और न ही बिजली मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि इस मुद्दे पर भगवंत मान के केजरीवाल से इसी हफ्ते वो मिल सकते हैं। इसके बाद पंजाब में फ्री बिजली पर कोई फैसला आ सकता है। खबरों के मुताबिक केजरीवाल ने पंजाब के मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव और पावरकॉम के अध्यक्ष के साथ बैठक करके फ्री बिजली कैसे दी जाएगी इस पर पूरी एक्सरसाइज कर ली है। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के साथी सुभाष शंकर को इजिप्ट के काहिरा से मुंबई लेकर आई है। उसे विशेष विमान से मुंबई लाया गया। सुभाष शंकर को 13,578 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के सिलसिले में मुंबई लाया गया है। सुभाष के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। नीरव मोदी पर पीएनबी से धोखाधड़ी करने और पैसों को अवैध रूप से विदेश भेजने का आरोप है। धोखाधड़ी का भंडाफोड़ होने के बाद नीरव मोदी भारत से फरार हो गया। इसके बाद मार्च 2019 में ब्रिटेन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी हुई। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने 2022 के लिए मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस साल मानसून सामान्य रहने की संभावना है, यानी इस बार बारिश के 4 महीनों के दौरान 98% बारिश होगी। अमूमन जून से 30 सितंबर के बीच भारत में 880.6 मिलीमीटर बारिश होती है। एजेंसी के मुताबिक इस साल ये इसी मात्रा का 98% हो सकता है। 96% से 104% बारिश को सामान्य कहा जाता है। वहीं फूड बाउल के नाम से मशहूर MP, यूपी और पंजाब, हरियाणा में सामान्य से भी ज्यादा बारिश होने का अनुमान है, जबकि गुजरात में सामान्य से कम बारिश का अनुमान दिया गया है। भीषण गर्मी से झुलस रहे उत्तर भारत को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 13 से 17 अप्रैल के बीच गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। आपको बताएं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य बीते कई दिनों से हीट वेव की चपेट में है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है।
कल से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मेड इन इंडिया डोनियर 228 विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच इसका संचालन किया गया। विमान को केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। पासीघाट पहुंचने के बाद फ्लाइट का पानी की बौछार के साथ स्वागत हुआ। 17 सीटर डोनियर 228 विमान दिन और रात के संचालन में सक्षम है। ये लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। ये पहाड़ी इलाकों में छोटे रनवे पर उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। अब छात्र छात्राएं एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक बैठक में कहा कि आयोग की ओर से बुलाई गई बैठक में एक साथ 2 कोर्स करने के प्रावधान पर चर्चा की गई थी। उन्होंने बताया कि अब यूजीसी ने छात्रों को एक ही समय में 2 डिग्री कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुरूप है, जो सीखने के लिए कई रास्तों को आसान बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। इससे छात्र छात्राएं कई स्किल्स विकसित होंगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का उपयोग किया जाएगा। कैब एग्रीगेटर उबर ने दिल्ली एनसीआर में किराए में 12% की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से उसने ये फैसला लिया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर है। डीजल 96 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। उबर इंडिया ने इसे लेकर बयान जारी किया। कंपनी का कहना है ईंधन की कीमतें बढ़ने से ड्राइवरों की मदद करने के लिए किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्तों में वो ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव को ट्रैक करना जारी रखेंगे और जरूरत के मुताबिक दूसरे कदम उठाएंगे। एनसीआर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। गाजियाबाद जिले के 2 स्कूलों में 9 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं नोएडा के एक निजी स्कूल में 13 छात्र और 3 शिक्षक कोविड पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब कक्षाएं ऑफलाइन न होकर ऑनलाइन चलेंगी। स्कूलों में कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी गई है। स्कूल प्रबंधन ने भी स्कूलों को सैनिटाइज कराया है। साथ ही संपर्क में आए छात्रों के भी सैंपल लिए गए हैं। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। सबसे पहली बड़ी खबर महंगाई के मोर्चे से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया में बढ़ रही महंगाई का डंक अब हमें भी डसने लगा है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक मार्च में महंगाई दर बढ़कर 7% के करीब पहुंच गई है और ये ध्यान रखिए आरबीआई के तय दायरे से ज्यादा है। आरबीआई ने दरअसल महंगाई के लिए 4 से 6% की रेंज तय की है। 6% से ज्यादा महंगाई होने पर आरबीआई एक्शन लेता है। अब खाद्य महंगाई की स्थिति और बुरी है। ये 5.85% से बढ़कर 7.68% हो गई है। इसमें भी सब्जियों की महंगाई चरम पर है। ये 6% से बढ़कर 12.25% हो गई है। हालांकि दालों की महंगाई 3% से घटकर 2.5% पर आ गई है। वहीं भारत ही नहीं, आज अमेरिका में आई महंगाई भी 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और वहां महंगाई बढ़कर 8.5% हो गई है। हमारे साथ चर्चा के लिए शो में शामिल हो चुकी है इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति जी, बहुत स्वागत करते हैं। महंगाई के मोर्चे पर कुछ खास अच्छी खबर नहीं है और जो आरबीआई ने महंगाई का दायरा तय किया था उससे भी पार हम पहुंच गए हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं, कितनी बड़ी चिंता की बात है? थैंक यू स्वाति जी। सर्टेनली आज का जो आंकड़ा आया है बहुत ही खराब है। हमारा अनुमान ये था कि आज 6.4% का सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा मार्च के महीने के लिए और 6.95% पे आया है। बाकी सारे आइटम्स तो मोटा मोटा हमारे अनुमान के मुताबिक ही हैं, लेकिन जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन जो है, उसने काफ़ी हमारी एक्सपेक्टेशन को ब्रीच किया है। पर्टिकुलरली 2 कैटेगरीज में, एक तो सब्जियों के दाम और एक है मीट एंड फिश के दाम। तो जो पोल्ट्री फीड महंगी हुई है उसका काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट इस वाले सेगमेंट पे भी आया है। और एडिबल ऑयल तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो बढ़ी ही है।
तो थोड़ा मेरे हिसाब से चिंता की बात तो है, क्योंकि जिन फूड आइटम्स में हमने एक उछाल देखी है वहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में एक स्टिकीनेस बनी रहेगी। इसलिए बहुत जल्दी शायद जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो वापस एक एक्सेप्टेबल रेंज में बहुत जल्दी ना आए। अब हमें ये लग रहा है कि स्टांस चेंज का सिग्नल तो एमपीसी की तरफ से आ ही गया था। शायद जून में स्टांस चेंज के साथ साथ रिपो रेट का पहला इंक्रीज भी हमें प्रीपोन होके दिखे। बिल्कुल अदिति जी, मैं आपसे यही इनफैक्ट जानना चाह रही थी, क्योंकि आरबीआई ने महंगाई को लेकर चिंता जरूर जाहिर की थी और शायद हो सकता है अगले मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में हमें क्रेडिट पॉलिसी में इसका असर देखने को जरूर मिले। लेकिन अमेरिका में भी 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर अदिति जी देखी गई है। क्या इम्पैक्ट हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पर जब महंगाई बढ़ती है और खासतौर पर अमेरिका में? देखिए, ग्लोबली क्या है कि हर जगह पे सप्लाई इन्फ्लेशन और सप्लाई डिस्ट्रप्शन की प्रॉब्लम चल रही है। कमोडिटी प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन हर देश में डिमांड साइड प्रेशर्स अभी सेम लेवल पे नहीं है। तो अमेरिका में सप्लाई और डिमांड दोनों की वजह से इन्फ्लेशन में हमें एक उछाल दिख रहा है। इंडिया में अभी भी ज्यादा इशू जो है वो सप्लाई साइड पे है, ना कि डिमांड साइड पे। डिमांड साइड अभी भी थोड़ी बहुत अनसर्टन है, लेकिन सप्लाई साइड प्रेशर्स तो सीजन हो ही रहे हैं, जैसे कि फ्यूल्स के प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस, ये वाले खाने के आइटम जो मैंने मेंशन किए थे, एडिबल ऑयल और मीट एंड फिश वाला जो सेगमेंट है सीपीआई इन्फ्लेशन का, इनका ट्रांसलेशन बहुत ही जल्दी हुआ है। और जो बाकी आइटम्स हैं, जैसे कि आपके कमोडिटी प्राइसेस जो होते हैं मेटल्स के, केमिकल्स के, वहाँ पे आउटपुट प्राइसेस में ट्रांसलेशन फिर भी थोड़ा सा धीमा होगा, क्योंकि अभी हमारे डिमांड कंडीशन इतने ज्यादा फर्म नहीं है। होगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा ग्रेजुअल होगा। तो ओवरऑल अब हमको अगले 2-3 हफ्तों में ये वॉच करना पड़ेगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी प्राइसेस का डेटा हमारे पास आता है उसमें किस तरह का आगे जाके ट्रेंड बनता है। तो अप्रैल का सीपीआई का इन्फ्लेशन एक तो फूड आइटम्स में किस तरह से आगे जाके ट्रेजेक्ट्री बनती है उस पर डिपेंड करेगा बहुत क्रूशियली। और दूसरी बात यह है कि आगे जाकर और कितना हमारे पेट्रोल और डीजल में अपवर्ड रिवीजन होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत सर्ज हुई थी पिछले महीने, लेकिन उसके बाद एक काफी डाउनवर्ड प्रेशर भी आया है और क्रूड ऑयल अभी $100 पर बैरल के आसपास बना हुआ है। तो शायद और बहुत ज्यादा अपवर्ड प्रेशर फ्यूल प्राइसेस में ना हो। तो ये सब चीजें अब हमें फैक्टर करके देखना पड़ेगा कि अप्रैल का इन्फ्लेशन का फिगर जो आएगा वो मार्च से कितना कम होगा। ये संकेत देगा कि जून में ही रिपो हाइक साइकिल शुरू हो जाएगा, कि शायद एक पॉलिसी और तक एमपीसी वेट कर पाएगी। बिल्कुल, ये एक्चुअली बिल्कुल वेट एंड वॉच वाला पूरी स्थिति है। बहुत धन्यवाद करेंगे अदिति जी हमसे बातचीत करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए कि महंगाई के आंकड़ों के मायने क्या है। बेसिकली कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो आने वाले दिनों के लिए आम जनता को और भी ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही श्रीलंका अब लुट चुकी है। उसने विदेशी कर्ज को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है। श्रीलंका का कहना है कि उसके पास जरूरी चीजों के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं बची है। डिफॉल्ट ही आखिरी विकल्प था। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति से श्रीलंका कैसे उबर पाएगा, इसका दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा और खास तौर पर भारत के लिए श्रीलंका की बर्बादी क्या सबक लेकर आई है। एक्सपर्ट से जानेंगे सारे सवालों के जवाब। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका अब लुट चुका है। वो आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है। स्थिति यह है कि वो $51 अरब का विदेशी कर्ज नहीं चुका पा रहा है। ऐसे में श्रीलंका सरकार ने खुद को डिफॉल्ट घोषित किया है, यानी अब वो किसी भी विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। श्रीलंका ने कहा है कि जरूरी चीजों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा खत्म हो जाने के बाद यही आखिरी उपाय रह गया था, क्योंकि उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज नहीं मिल पाया है। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज $51 अरब का है। पिछले साल ये कर्ज $35 अरब का था। सिर्फ एक साल में देश का कर्ज करीब 1.5 गुना हो गया है। श्रीलंका ने अपने कुल कर्ज का 47% डेट बाजार से लिया है, यानी बॉन्ड जारी करके बाजार से कर्ज जुटाया है। इन बॉन्ड्स को प्राइवेट लोगों या कंपनियों ने खरीदा है।
देश के कुल लोन में चीन से लिए कर्ज का हिस्सा 15% के आसपास है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13%, वर्ल्ड बैंक का 10%, जापान का 10% और भारत से लिया 2% कर्ज है। हालांकि भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। ईंधन, भोजन और दवा सहित आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन पर सहमति जताई है। इससे पहले भारत से मिली $50 करोड़ की क्रेडिट लाइन के तहत भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की डिलीवरी की है। इसके साथ ही भारत ने 11,000 टन चावल की एक बड़ी खेप भेजी है। पिछले एक हफ्ते में भारत ने श्रीलंका को 16,000 टन चावल की आपूर्ति की है। भारत का कहना है कि यह आपूर्ति आगे भी जारी रहेगी, जो भारत और श्रीलंका के बीच विशेष संबंधों को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ चर्चा में इस वक्त शामिल हो चुके हैं पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी। भास्वती जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम जी बिजनेस पर और इंडिया 360 डिग्री की इस बेहद ही खास बुलेटिन में। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट की खबरें बहुत समय से चल रही थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि श्रीलंका ने अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है, मतलब हाथ खड़े कर दिए हैं, हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ऐसी स्थिति में श्रीलंका आया कैसे? अगर हम इसको समझे, इस पूरी स्थिति को, श्रीलंका की इतने बेतहाशा कर्ज में डूबने की किसी देश की स्थिति कैसे बन सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि श्रीलंका चीन के जो डेट ट्रैप पे आ गए हैं। ये भारत ने बहुत बार कोशिश किया पास्ट में श्रीलंका को समझाने के लिए कि वो जो BRI के चक्कर में जो घुस गए चीन के डेट ट्रैप में, उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि अब पिछले 2-3 हफ्ते से, जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि इंडिया ने कितना मदद किया है, पर चीन ने एक भी प्रेस स्टेटमेंट भी नहीं दिया। चीन ने कभी ऑफर भी नहीं किया कि ये डेट को 50% राइट ऑफ करे या श्रीलंका के मदद पे आए या श्रीलंका को मदद करे IMF रिहैबिलिटेशन पैकेज देने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी देश डिफॉल्ट करे इस तरीके से, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत ही सीरियस है, क्योंकि उसके बाद में IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो अगर अब श्रीलंका को इस कठिन सिचुएशन से निकलना है, तो अब तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें डोनर कंट्रीज है, US, वेस्ट, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जो श्रीलंका के सपोर्टर्स है, कोर सपोर्टर्स है, वो मदद करे। पर सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये रिलीफ कॉन्फ्रेंस में चीन आएंगे, क्या चीन श्रीलंका के डेट को राइट ऑफ करेंगे कि नहीं? क्योंकि अगर वो नहीं करे तो सबसे ज्यादा कर्ज तो वो उन्हीं का है, और उसकी वजह से तो श्रीलंकन सॉवरेनिटी का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो डेट है वो उन्होंने पोर्ट लिया 99 ईयर लीज पे, और उसकी कंडीशन है कि अगर वो डेट पैकेज वापस नहीं करे तो वो पोर्ट सदा के लिए चीन का हो जाएगा। मतलब हमारे इंडिया के नेबरहुड में एक इतने इम्पोर्टेंट पोर्ट चाइनीज टेरिटरी बन जाएंगे। तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के नेबर्स के लिए, और खास तौर इंडिया के लिए, क्योंकि अगर वहां पर स्थिति और भी सीरियस हो जाए तो श्रीलंकन तमिल एक्सोडस करके तमिलनाडु पहुंच सकते हैं। ऑलरेडी मतलब कम ही संख्या में 21-22-30 फैमिलीज आए हैं, पर वो अगर स्थिति बहुत ही सीरियस हो जाए, अगर खाना पीना कुछ भी नहीं हो, तो फिर श्रीलंकन तमिल के सिनालास भी निकल सकते हैं वहां पे। और नियरेस्ट कंट्री तो इंडिया है, चीन तो बहुत दूर में है। चीन ने ये कंडीशन क्रिएट करके अब तो बैठे हैं, पर जो हमारे मुल्क है, इंडिया है, हम लोगों को ही तो ये जिम्मेदारी निपटाना पड़ेगा श्रीलंका की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें तो जो ऑप्शन है वही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना, US, EU, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, और श्रीलंका को अप्रोच करना पड़ेगा चीन को रिक्वेस्ट करने के लिए कि उनके डेट एटलीस्ट 50% राइट ऑफ करे या पोस्टपोन करे। वो पोस्टपोन का ऑफर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया चीन से। ये भी आश्चर्य की बात है।
भास्पति जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो मुफ्त बांटने की जो राजनीति है, ये जो फ्रीबी की हम बात करते हैं, ये जो कर्ज की हम बात करते हैं, इस पूरे इतना बड़ा एग्जाम्पल अब हमारा खुद का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है, इससे भारत कुछ सबक ले सकता है? ले सकते हैं, क्योंकि हमारे राजनीति में भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शंस के पहले ये सब फ्रीबीज की बात करते हैं। पर आपके चैनल में भी और बाकी टीवी चैनल्स में भी जब ये सब डिस्कशन बातचीत हुई है, तो जो सीरियस इकोनॉमिस्ट है उन्होंने वार्निंग दिया कि कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जो श्रीलंका जैसे बन सकते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व है, तो इसीलिए वो स्थिति अभी तक नहीं हुआ है। पर फ्रीबीज जो है, जैसे आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीबीज जब आदत हो जाते हैं, नेशनल आदत कि सब चीज फ्री हो, बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, राशन फ्री हो, किसी चीज के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर कोई भी देश ये स्थिति पे पहुंच सकते हैं। पर ये वाला जो स्थिति है श्रीलंका का, इसमें ये फर्क है कि श्रीलंका ने भारत की बात नहीं सुन के स्ट्रेट चीन के साइड पे चले गए, और चीन ने पूरा फायदा उठा के श्रीलंका को ऐसे डेट ट्रैप पे रखे हैं कि अगर वो मदद नहीं करे तो श्रीलंका को तो 100 साल में भी ये डेट वापस नहीं दे सकेंगे चीन को। इम्पॉसिबल है, स्पेशली कोविड के बाद में, क्योंकि उनके टूरिज्म इंडस्ट्री अब बहुत कम हो गया है। अब बहुत जो पहले उनके जो हार्बर्स और पोर्ट्स थे जहां से रेवेन्यू आते थे, वो भी कम हो गया है, और उनके डेट बर्डन ऐसे हैं, और उनके अपने इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है कि उनके परचेसिंग पावर भी कम हो गया, बहुत कम हो गया है। तो इसमें तो ये डिफरेंस है कि उन्होंने चीन के डेट ट्रैप के अंदर नहीं घुस गया। और फ्रीबीज मीन्स बैड गवर्नेंस, मतलब उन्होंने उनके जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन्होंने सोच समझ के नहीं किया। श्रीलंका में बहुत सारे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उनको कंसल्ट कर सकते थे ये पॉलिसीज करने के पहले। पर हाँ, हम लोगों को भी याद रखना चाहिए कि ये जो फ्रीबीज है ये बैड इकोनॉमिक्स है, ये लॉन्ग रन में देश को डेट ट्रैप पे ले जाते हैं। इसीलिए फ्रीबीज को सीरियस कंट्रीज जैसे हमारे देश है, हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और हमारे पॉलिटिशियंस को फ्रीबीज के डायरेक्शन में इलेक्टोरेट को नहीं ले जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बिल्कुल, तो श्रीलंका की स्थिति को लेकर फ्रीबी की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर एक बहुत बड़ा सबक हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश श्रीलंका से ही हमें देखने को मिल रहा है। इस पर अपनी राय देने के लिए और चर्चा करने के लिए भास्पति जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और कोरोना के मोर्चे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर से नए वेरिएंट XE को लेकर सरकार और आम लोगों में अब चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। अब इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई है। सवाल यह है कि पाबंदियों में दी गई ढील को क्या कुछ कम करने का वक्त आ गया है? चौथी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है और आम लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कुछ करना होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन नए XE वेरिएंट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट XE की दस्तक महाराष्ट्र के बाद गुजरात में हो चुकी है। मुंबई में ओमिक्रॉन के इस खतरनाक वेरिएंट का दूसरा केस मिला है। इसके साथ ही देश में XE वेरिएंट के कुल 3 केस हो गए हैं। हालांकि पहले केस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका जताई थी, लेकिन बाद में मुंबई शहर के नगर निकाय BMC ने इसकी पुष्टि कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सतर्क किया है कि वायरस बहरूपिया है और ये कभी भी रूप बदल कर आ सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं है और ये बार बार सामने आ रहा है। ऐसे में देश के सभी नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कोरोना के XE वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात कही गई और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर को लेकर अपने अनुमान पेश करते आए हैं, जो काफी हद तक सटीक रहे हैं। एक्सी वेरिएंट को लेकर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि अगर देश में चौथी लहर आती भी है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथी लहर भी तीसरी लहर की तरह कम समय के लिए आएगी और चौथी लहर भी कम घातक होगी। प्रोफेसर ने दावा किया है कि 90% से अधिक भारतीयों में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिससे चौथी लहर घातक नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर हमारे साथ है। डॉक्टर गंगाखेड़कर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका करते हैं इंडिया 360 में। और ये जानना चाहते हैं, अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं बीते सर, जब हम एक तरीके से मास्क फ्री लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी जो पाबंदियां हटा दी गई। अब ये जो नया स्कैर हम सुन रहे हैं या जो हमें सुनने को मिल रहा है, मास्क अप करने का वक्त फिर आ गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो एक्सी वेरिएंट जो है ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट जब बनते हैं तो उनको उस विषाणु को फिटनेस वो ज्यादा बढ़ाने में कामयाब नहीं होते, इसलिए ये जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स होते हैं ये कुछ समय के बाद में लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो क्या हमको ये एक्सी वेरिएंट से डरना है? नहीं डरना है हमको। क्या वो आज एक BA.4 और BA.5 की साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट आया है, उससे डरना है? उससे भी नहीं डरना है, क्योंकि हमारे देश में ओमिक्रॉन का जो BA.2 वेरिएंट जो था उसकी वेव तकरीबन सारे देश में फैल चुकी थी और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इस विषाणु का संसर्ग हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास वो प्रतिकार शक्ति है। आज भी वैक्सीन अगर आप देखें तो 85% एडल्ट्स ने वैक्सीन के 2 डोज ले चुके हैं। लेकिन हमको एक समझना पड़ेगा कि अगर हमको अभी भी देखना है तो 15% लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया नहीं है, तो वो लोगों ने लेना बहुत जरूरी है। हमको ये भी देखना पड़ेगा जो 60 के ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने बूस्टर डोज लेने की कोशिश करना जल्द से जल्द, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। यानी प्रतिकार शक्ति हमको लड़ने में कामयाब करेगी। बाद में अगर कोई ओमिक्रॉन को छोड़ के कोई वेरिएंट आया तो, कोई नया वेरिएंट दिखा तो। और तीसरी बात, ये जो मैंडेटरी मास्किंग का इशू था, वो मैंडेटरी मास्किंग को बंद किया है, इसका मायना वॉलंटरी मास्किंग ये बंद हुआ है ऐसे नहीं है। जब जब भी हम क्लोज स्पेस में जाते हैं तो उस वक्त हमने मास्क पहनना चाहिए। जो भी 60 साल के ऊपर के और इम्यूनोडेफिशिएंट लोग हैं उन लोगों ने मास्क पहनते ही जाना है। जब भी कभी किसी के संपर्क में आए, जो कोई बाहर फिरता है, उनके सामने जब हम जाते हैं तो ये तो हमको पालना पड़ेगा। इससे नया वेरिएंट का, नया इन्फेक्शन होने का भी डर कम हो जाएगा, नया वेरिएंट लगने का भी चांस कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वैक्सीन ले लें तो मौत और हॉस्पिटलाइजेशन का डर भी चले जाएगा। इन चीजों को हमने गौर करते जाना है, पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने सर, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, सतर्क रहना है और मास्क भीड़भाड़ वाली जगह पर पहन के रहना है। ये तो बहुत ही बेसिक रूल्स हैं इस पूरे पैंडेमिक के दौरान। डॉक्टर गंगाखेड़कर, हमने 2 साल के बाद देखा कि हर कोई अब थोड़ा सा राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि ओमिक्रॉन की वेव में भी हमने देखा उतना सिवियर इन्फेक्शन नहीं था जितना डेल्टा में देखा गया था। अब हम मान लें कि जिस तरीके से इकोनॉमी पूरी तरह ओपन अप हो गई है, सब कुछ अब तो खुल ही गया है, स्कूल मतलब नर्सरी तक के बच्चे अगर जा रहे हैं स्कूल, हम तो मानेंगे चीजें सामान्य अब फिर से हो गई हैं। हमें इस वायरस के साथ ही अब जीना पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, इसके साथ में ही जीना पड़ेगा। और हमको एक ही उम्मीद रखना है कि कुछ देशों में, स्पेशली चाइना में, जो अभी जो आउटब्रेक चालू है उसमें अगर उन लोगों ने अगर अच्छा कंट्रोल किया तो हमको उतना डर नए वेरिएंट आने का कम हो जाएगा। क्योंकि सब तरफ दुनिया में अभी भी ओमिक्रॉन है, दुनिया में भी न्यू इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, सिर्फ चाइना में बढ़ रहे हैं। अब चाइना के जो बढ़ रहे हैं उसका थोड़ा खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन साइज भी बड़ी है। तो उसकी वजह से नया वेरिएंट बनने की जो एनवायरनमेंट चाहिए वो वहां मिलने का डर रहेगा। उन्होंने अगर अच्छा कंट्रोल किया तो ये विषाणु के साथ हम एंडेमिक हुए वैसा विषाणु हमको जीना पड़ेगा। जो भी
क्रॉनिक मॉर्बिडिटी वाले हैं, 60+ है, उन लोगों को आगे चल के भी संभलना पड़ेगा। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है अभी। सर, एक सवाल बार बार निकल के आता रहता है, हम अलग अलग वेव्स की बात करते हैं और जब भी कोई नया वेरिएंट आता है कहा जाता है कि एक नया वेव पैदा कर सकता है। पहले तो ये जो वेव होता है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है कि अब ये कोरोना की नई वेव है, और ये जो नया वेरिएंट मिल रहा है, अभी तो फिलहाल कुछ आध ही मामले भारत में सामने डिटेक्ट हुए हैं, क्योंकि 4th वेव की चर्चा यहाँ पर चल रही है, लोगों के मन में डर भी आ जाता है। तो किसी वेव को डिटरमिन करने के पीछे के तर्क क्या होते हैं? यानी हम जो R0 RT देख के जब चलते हैं तो एकदम बहुत तेजी से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन अगर हुआ, जो सामान्य रूप में जैसे आज हम बोल रहे हैं 1000-1200 हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो एकदम समझ लीजिए वहां से बढ़ के 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, तो इसका मायना कुछ तो भी गड़बड़ है। या तो वो नया वेरिएंट है या अनएक्सपोज लोगों को वो उनके शरीर में ये विषाणु जा रहा है। लेकिन ये जो 4th वेव की भी जो बात होती है, 4th वेव जब ही आएगी जब कोई नया वेरिएंट होगा। अब ये जो XE है, BA4 और BA5 भी बोल रहे हैं, ये कुछ भी हुआ तो भी वो ओमिक्रॉन के घराने के वेरिएंट्स है। ओमिक्रॉन हमको ऑलरेडी लग चुका है, अब वो लगने के बाद में हमारी प्रतिकार शक्ति उससे भी लड़ने में कामयाब हो जाएगी। तो हमको ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स की वजह से डर नहीं है। अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो उसकी वजह से हमको डर रहेगा। तो हमको 4th वेव की इस समय तो भी ज्यादा चिंता करना ये बराबर नहीं रहेगा। बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, आपने कई सवालों के जवाब इस नए सो कॉल्ड वेरिएंट को लेकर हमारे दर्शकों के सामने दिए। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हम करेंगे आपका। तो बाजार मंगलवार को भी दबाव के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 58,576 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 145 अंक टूटकर 17,530 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें, 134 अंक चढ़कर 37,747 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। आज किन शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल रही, समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। आज हमारे मार्केट नेगेटिव बंद हुए, कल भी नेगेटिव बंद हुए थे, आज सप्ताह का दूसरा दिन भी हमने वो दबाव देखा। ग्लोबल मार्केट की मंदी तो एक रीजन है ही सही, उसके साथ साथ डॉलर के बढ़ते भाव जिससे रुपी के कारण भी दबाव आया और उसी से हमारे मार्केट पर भी दबाव देखा गया। अगर हम बात करें कि निफ्टी में कौन से थे जो मेजर गेनर्स और लूजर्स में थे, तो निफ्टी के जो मेजर गेनर्स थे उसमें एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड। वहीं अगर जो निफ्टी के लूजर्स देखे जाएं तो उसमें मेनली जो मेटल कंपनियां हैं जिसमें हिंदाल्को है, टाटा स्टील है, उसके साथ साथ टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, उस पर भी दबाव देखा गया। अब ये तो बात हो गई निफ्टी की। उसके अलावा अगर देखा जाए तो शिपिंग में और टेक्सटाइल में वो एक मेजर गेनर्स रहे। शिपिंग में अगर आप देखेंगे तो मजगांव डॉक लगभग 9% बढ़ा और कोचिन शिपयार्ड लगभग 6% चढ़ा। अगर आप टेक्सटाइल में बात करेंगे तो सियाराम, रेमंड, TCNS क्लोथिंग भी अच्छी बढ़ोतरी के साथ बढ़कर बंद हुए। अगर आप ओवरऑल गेनर्स और लूजर्स में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अच्छे बढ़े हैं वो जस्ट डायल, मजगांव डॉक, TCNS क्लोथिंग। उसके अलावा अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें आपको आ जाएंगे बजाज होल्डिंग्स, बिरला सॉफ्ट और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो लगभग 6% गिरा है। यह तो बात हो गई स्पेसिफिक ओवरऑल की। अब कौन से सेक्टर्स पे दबाव देखा गया? सेक्टर्स में आपको दिखेगा मेटल, रियलिटी, IT सेक्टर जो कल का अच्छा परफॉर्मर था, आज वो एक वन ऑफ द लीडिंग लूजर्स रहा। मेटल में भी वेदांता, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर सब दबाव के साथ बंद हुए। वही रियलिटी में भी गुजरात प्रॉपर्टीज, IB रियल एस्टेट, शोभा, सब पर दबाव देखा गया। अगर गेनर्स में आपको बंधन बैंक दिखेगा जो लगभग 3.3% बढ़कर बंद हुआ। वहीं एक्सिस बैंक वो 1.7% बढ़कर बंद हुआ। तो इसीलिए ओवरऑल देखेंगे तो आज मार्केट थोड़ा दबाव में ही दिखा। तिलहन जमाखोरी के मामले पर केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। स्टॉक लिमिट के उल्लंघन के मामले पर आज देश के कई हिस्सों में कार्रवाई की गई है। केंद्रीय टीम को महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कार्रवाई के दौरान सोयाबीन और सरसों की बड़ी मात्रा में स्टॉक मिला है। केंद्रीय टीम ने यह कार्रवाई स्टॉक लिमिट के उल्लंघन के तहत की है। आपको बता दें, दिसंबर 2022 तक तेल, तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू है। खबर यह भी है कि
कि केंद्रीय एजेंसियां 30 अप्रैल तक लगातार ऐसी कार्रवाई करती रहेंगी। कोरोना एक ऐसी महामारी साबित हुई जिसने हर किसी को प्रभावित किया, लेकिन इसने आम लोगों के बीच हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम भी किया। 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह है। अनुराग, हेल्थ इंश्योरेंस की मांग पहले से कई ज्यादा बढ़ी, मतलब लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता और भी बढ़ी है। देखिए, कोविड काल के अंदर जो है लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता देखने को मिली है और ये जो है आंकड़े बता रहे हैं जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की तरफ से मार्च अंत यानी वित्त वर्ष 2022 के जो आंकड़े जारी किए गए उसमें जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियां ऑफर करती है वहां पर 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये काफी बड़ा इंडिकेशन है कि लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। इसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जिनके द्वारा भी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर किया जाता है, तो ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस स्पेस के अंदर भी जो ग्रोथ है, प्रीमियम ग्रोथ 9% तक की रही है। इसके जो डिटेल्स आंकड़े हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जो सेगमेंट वाइज आंकड़े वो आने बाकी है, लेकिन वहां भी माना जा रहा है कि कई सारी कंपनियों ने अपने हेल्थ पोर्टफोलियो में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहली बार ये हुआ है कि ओवरऑल जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो 2 लाख करोड़ का प्रीमियम क्रॉस कर गया। पिछली बार पिछले वित्त वर्ष में 1,98,000 करोड़ था, लेकिन इस बार ये 2,20,000 करोड़ तक का आंकड़ा छू लिया और इसमें सबसे बड़ा सेगमेंट जो बनने जा रहा है वो हेल्थ इंश्योरेंस का बनने जा रहा है। हमने देखा कि कोविड के दौरान जो इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कई सारे कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों की काफ़ी मदद भी हुई उन प्रोडक्ट्स के जरिए। बार बार उनको एक्सटेंशन भी दिया गया, काफ़ी कम कीमत के वो प्रोडक्ट थे, तो उन सब का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। और अब जानकारों का मानना है कि अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रेंड है ये आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि आम लोगों को भी समझ में आ गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस आम जो जीवन के लिए कितना जरूरी है। कोरोना काल में बढ़ती हेल्थ इंश्योरेंस की मांग, जानकारी देने के लिए शुक्रिया अनुराग आपका। एटीएस ग्रुप की कंपनी आनंद डिवाइन डेवलपर्स को दिवालिया मामले में NCLAT से राहत मिली है। NCLT के 25 मार्च के आदेश पर NCLAT ने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के गठन को लेकर रोक लगा दी है। एपेलेट ने आगामी 11 मई के लिए आनंद डिवाइन डेवलपर्स की अपील को लिस्ट किया है, यानी फिलहाल गुरुग्राम सेक्टर 104 के एटीएस ट्रायम्फ प्रोजेक्ट को लेकर आनंद डिवाइन पर दिवालिया प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इस मामले पर आनंद डिवाइन डेवलपर्स ने भी अपना बयान जारी किया है। कंपनी ने अगली सुनवाई तक COC के गठन पर रोक लगाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया है। कंपनी ने बताया कि वो सभी कानूनी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है और ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने की दिशा में भी काम कर रही है। तनिष्क मैकडॉनल्ड के बाद अब सिएट भी मेटावर्स में उतर गया है। कंपनी मेटा में सिएट शॉप खोलने की तैयारी कर रही है। ये कंपनी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ी होगी, मतलब ये कि सिएट शॉप से मेटावर्स से जो लोग टायर खरीदेंगे वो कंपनी के नजदीकी स्टोर से अपना टायर कलेक्ट कर सकेंगे। यही नहीं, अगर लोग चाहेंगे तो कंपनी के कर्मचारी घर आकर टायर फिट भी कर देंगे। सिएट की मेटावर्स में दुकान मैकडॉनल्ड जैसी ही होगी। मैकडॉनल्ड्स के मेटा स्टोर से जो लोग बर्गर की NFT खरीदते हैं उन्हें कंपनी घर पर बर्गर की डिलीवरी देती है। महिंद्रा ने थार की NFT हाल ही में 26 लाख में ऑक्शन की थी और कुछ दिनों पहले ही तनिष्क ने भी मेटा में अपनी नई ज्वेलरी कलेक्शन को लॉन्च किया था। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने साल 2022 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल मॉनसून लंबे समय तक रहेगा। साथ ही अंदाजा ये लगाया गया है कि इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा और 98% बारिश होगी। साथ ही स्काईमेट का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पूरे मॉनसून में बारिश की कमी हो सकती है। आपको बताएं, शुक्रवार को IMD भी मौसम का पूर्वानुमान जारी करेगा।
अभी तो भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। अप्रैल में ही पारा 40 के पार पहुंच चुका है। सोचिए कि मई जून में क्या हाल होगा। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, लूज मोशन और डायरिया के मरीज बढ़ने लगे हैं, जिसे देखो है पसीने से तरबतर। देखिए गर्मी के सितम पर यह खास रिपोर्ट। गर्मी लगातार बढ़ रही है। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पारा 40 डिग्री के आसपास आ चुका है और अब गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ अस्पतालों में बीमार लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पहले गर्मी से होने वाली बीमारियों और इससे बचने के बारे में आपको बताते हैं। गर्मी में वायरल की समस्या काफी देखी जाती है। इसमें तेज सर्दी लगना, हाथ पैरों, सिर, गले और कानों में दर्द होना वायरल के सामान्य लक्षण हैं। ऐसे लक्षण अगर नजर आए तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। वायरल से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाने से बचें। गर्मियों में डायरिया और डिहाइड्रेशन भी एक बड़ी समस्या है। इसमें पेट में मरोड़ के साथ उल्टी होती है। इससे बचने के लिए पानी, नमक, चीनी का घोल पिएं। इसमें नारियल पानी पीने से भी फायदा होता है। बच्चों को दस्त हो तो उन्हें दाल का पानी, चावल का मांड और दही केला खिलाएं। सौंफ का सेवन भी दस्त को ठीक करता है। इस दौरान स्पाइसी खाना खाने से बचें। जो घर से ज्यादातर बाहर रहते हैं उनकी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। आंखें लाल हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आंखों को बार बार न छुएं। आंखों से पानी निकलने पर उसे पोंछने के लिए साफ तौलिए या रुमाल का इस्तेमाल करें। गर्मियों में लू लगना भी एक आम बात है। इसमें सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, सांस तेजी से चलने जैसे लक्षण होते हैं। इससे बचने के लिए लिक्विड पदार्थों का खूब सेवन करें। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। निकलना जरूरी हो तो सनग्लास के साथ और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें। छाता साथ में हो तो अच्छा है। साथ ही गर्मी से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी कतई न पिएं। गर्मियों में खान पान की बात करें तो ओवर डाइट करने से बिल्कुल परहेज करें। ताजे फलों में चीकू, पपीता, तरबूज, खरबूज या संतरे का सेवन करें। लौकी, पालक, तोरी जैसी सब्जियां खाएं। प्याज, खीरा, ककड़ी सलाद के तौर पर लें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। आम रस, गन्ने का रस, जलजीरा, छाछ, लस्सी, सत्तू पीने से भी आपको गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं तेज गर्मी के दौरान ज्यादा वर्कआउट करने से बचें, क्योंकि पसीना बहने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। अगर पानी और इलेक्ट्रोलाइट के बीच संतुलन बिगड़ गया तो चक्कर आने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आप गर्मियों में सारे एहतियात बरतते हैं तो इससे निजात पाने में आपको आसानी होगी और गर्मी आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में अब दंगाइयों पर सरकार एक्शन लेने लगी है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले उपद्रवियों पर मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 50 दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और 10 अवैध निर्माण मकानों को गिराया गया। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी में उपद्रवियों के मकान तोड़े गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में अवैध निर्माण पर बुलडोजर लगा। वहीं यूपी में भी उपद्रवियों पर एक्शन जारी है। आजमगढ़, भदोही में अवैध निर्माण गिराया जा रहा है तो ग्रेटर नोएडा में भी अवैध कब्जा मुक्त कराया गया है। योगी सरकार गैंगस्टर्स और भूमाफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। वहीं गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के बाद सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी के करीबियों पर बुलडोजर अटैक शुरू कर दिया है। चर्चित माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई के बाद प्रशासन मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते योगी सरकार का बुलडोजर मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर और इनामी गैंगस्टर अनुज कनौजिया के घर पर चला। गैंगस्टर अनुज कनौजिया फिलहाल हत्या के मामले में फरार चल रहा है, लेकिन बीते साल में उसने अपने आतंक के दम पर कई लोगों की जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करा रखा था। लेकिन इन तस्वीरों से साफ है, बाबा के बुलडोजर के सामने माफियाओं का आतंक अब खत्म हो रहा है और लोगों को उनकी जमीन वापस दिलाने का काम शुरू हो गया है। योगी सरकार का बुलडोजर भू माफियाओं पर भी अपना कहर बरपा रहा है,
राज्य के हाईवे और सड़क के करीब अवैध तरीके से बनाए गए ढाबों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भदोही की हैं, जहां अवैध तरीके से हाईवे के किनारे बनाए गए 2 मन ढाबा को प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। ये अवैध कब्जा जो भूमाफिया के अंतर्गत जो लोग सड़क की ज़मीन, हाईवे की ज़मीन, बड़े बड़े लोगों ने रेस्टोरेंट और तमाम चीज़ें बना रखे हैं, तो उसमें प्रॉपर 122B की कार्रवाई होने के बाद ये अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। ये आदेश न्यायालय का है। आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार के बुलडोजर अब तक बेहद कारगर साबित हुए हैं। भूमाफिया के अवैध कब्जे को हटाने से लेकर गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई में योगी के बुलडोजर मॉडल ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं में डर पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 48वां दिन है। यूक्रेन में रूस की सेना के पीछे हटने के साथ ही धीरे धीरे वहां के हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहां लड़ाई जारी है, लेकिन जंग के बाद यूक्रेन के शहरों की जो हालत हो गई है, उसे देखकर दुनिया अब भी यही सवाल कर रही है कि आखिर इस जंग में जीत या हार किसकी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक जो जंग कीव के लिए चल रही थी, वो बीते कुछ दिनों से कीव से दूर जा चुकी है। रूस अपने वादे के मुताबिक कीव की जमीन से दूर जा रहा है और रूस के जाने के बाद से ही कई शहरों में हालात सामान्य भी हो गए हैं। हालांकि धमाकों का ये धुआं जैसे जैसे छट रहा है, यूक्रेन के शहरों की असली तस्वीर सामने आ रही है और इन तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दिखाई दे रही है। मरियापोल की ये तस्वीरें देखिए, ये बता रही हैं कि युद्ध ने शहर का क्या हाल कर दिया है। ये शहर जहां कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी, अब केवल एक खंडहर बनकर रह गया है। हालांकि यूक्रेनी सेना अब यहाँ हालात दोबारा सामान्य करने की कोशिश कर रही है। ये मरियापोल का वो थिएटर है जो अब रूस यूक्रेन युद्ध की एक बहुत बड़ी निशानी बनकर रह गया है। मरियापोल के मेयर ने दावा किया था कि 25 मार्च की रात रूस ने इस थिएटर पर मिसाइल दागी थी और इस हमले में 300 लोगों की मौत हो गई थी, जो इसे बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। यूक्रेन के मुताबिक अब तक अकेले मरियापोल से ही 1,70,000 लोग पलायन कर चुके हैं और मरियापोल के आसपास तो आज भी जंग जारी है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अब पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहा है और जेलेंस्की का ये दावा इन तस्वीरों को देखकर सही भी लग रहा है। ये पूर्वी यूक्रेन का स्लोवियांस्क शहर है, जहां लोग रूस के हमले के बाद अब अपने घरों से दूर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों से अब रूस की सेना पीछे हट गई है, लेकिन क्या सचमुच उसका निशाना पूर्वी यूक्रेन है? और अगर ऐसा है तो समझिए कि तबाही की कई और तस्वीर आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर यूक्रेन के उस गैस स्टेशन तक पहुंची जो बुजोवा में मरिया और मिलो गांव के बीच मौजूद है और यहीं से लगातार शव बरामद हुए हैं। यह पूरा गैस स्टेशन रूस की सेना के हमले से बर्बाद हो गया है। बुजोवा में भी रूसी सेना ने बर्बरता की हदें पार की हैं और जगह जगह सभी चीजों को नष्ट कर दिया है। इस वक्त बुजोवा के एक गैस स्टेशन पर हमारी मौजूदगी है और जरा इस गैस स्टेशन की आप हालत देखिए। इस गैस स्टेशन पर जितनी दुकानें थी उन सभी को नष्ट कर दिया गया है। गैस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ जो आम लोग थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है। जो कर्मचारी काम करते थे उनको भी मौत के घाट उतारा गया है। लगातार यहाँ से शव बरामद हो रहे हैं और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि रूसी सेना के पूरे कब्जे में ये इलाका था, उस वक्त उन्होंने ये बर्बरता मचाई और जब यूक्रेन की सेना धीरे धीरे इन इलाकों का दौरा कर रही है, अपने इलाकों को फिर एक बार अपने कब्जे में ले रही है, तब क्या कुछ रूसी सेना ने किया है वो सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जरा रूस की सेना ने जाते जाते यहाँ एक संदेश लिखा है, वो भी आपको दिखा दे। इसी तरह से जगह जगह जहाँ जहाँ रूसी सेना तैनात थी वहाँ वहाँ उन्होंने अपने निशान छोड़े हैं और सवाल यही कि आम लोग आखिर इसका खामियाजा क्यों भुगत रहे हैं। आइए एंटरटेनमेंट की कुछ बड़ी खबरें आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पीएम को यह पुरस्कार 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की
80वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रदान किया जाएगा। इसकी जानकारी सोमवार को दिवंगत स्वर कोकिला के परिवार ने दी। लता मंगेशकर के परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा कि उन्होंने लता मंगेशकर के सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार देने का फैसला किया है। आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक 27 मई को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ बनाने वाले अनुभव सिन्हा ने किया है। पहले यह फिल्म 13 मई को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को अनुभव के प्रोडक्शन हाउस ने टी सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। माना यह जा रहा है कि रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए अनेक की रिलीज बदली गई है।